अस्सलाम वेलकम टू मैथ्स बाय आमना। हम कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारा टारगेट है कि हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन फाइंड करें। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मेथड्स कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ना हमारे पास जो आज का टॉपिक पे मेथड है वो हमारे पास है जी, रिड्यूसेबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हमने जो किया था वो हमारे पास था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने कहा था हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है ना, वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होनी चाहिए। और फिर हमने कहा था कि हम अपने पार्शियल डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि अगर हमारे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उस केस के अंदर जो हमारे पास हमारी इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अदरवाइज हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो अगर हमारे पास ये पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम उसको एक एक्सप्रेशन म्यू एक्स वाई से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम उसको म्यू एक्स वाई को पूरी इक्वेशन से अपनी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी। अब म्यू एक्स वाई है क्या? म्यू एक्स वाई हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्या रूल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, हमने अपने पास एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है पी जो कि सिर्फ किस पे डिपेंड करे, एक्स पे डिपेंड करे, मींस के जस्ट वन वेरिएबल पे डिपेंड करे और वो वेरिएबल एक्स होना चाहिए। उसको फाइंड करने के लिए हम एम का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसमें से माइनस कर देंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे एन से। जब हमारी ये पी की वैल्यू निकल आएगी फिर हम अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए हम ई रेस की पावर के अंदर हम अपने पी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। अगर हमारा पी जो है वो मिक्स वेरिएबल वाला आंसर आता है, मींस उसके अंदर जस्ट एक्स वेरिएबल नहीं होता बल्कि वाई की इन्वॉल्वमेंट भी होती है, तो हम अपनी सेकंड फंक्शन की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारे पास पी ऑफ वाई होगा। इसके अंदर जैसे कि नाम से पता चल रहा है पी किस पे डिपेंड करेगा, पी सिर्फ और सिर्फ वाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो आपका पी है वो सिर्फ वाई पे डिपेंड करेगा और जो पहला था उसमें पी किस पे डिपेंड कर रहा था, पी एक्स पे डिपेंड कर रहा था। इसको फाइंड करने के लिए आप एन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि इक्वल, जिसमें से माइनस कर देंगे एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको हम लिख सकते हैं एम वाई। ठीक है, और जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको हम लिख सकते हैं एन एक्स। ठीक है, तो ये एन एक्स माइनस एम वाई वही होगा जो आप स्टार्ट में यहाँ पे निकाल के चेक कर रहे थे कि ये आपके पास एग्जैक्ट है या नहीं। अच्छा, जब आपने ये निकाल लिया अब आप अगेन अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर हम अपनी ई की पावर के अंदर पी ऑफ वाई को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए हम अपने डिफरेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थर्ड पे उसने हमें कहा है कि अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस थी और एक्स एम प्लस वाई एन का जो एट द एंड हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है वो जीरो नहीं आ रहा, उस केस के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वन डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस वाई एन। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना वो होती कौन सी है। वैसे तो हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है लेकिन हम फिर भी इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके अंदर हमने क्या कहा था, हमारे पास डिग्री सेम होनी चाहिए।
ठीक है, क्या सेम होनी चाहिए, हमारी डिग्री सेम होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स कि अगर मेरे पास एक फंक्शन n है, तो उस n फंक्शन के अंदर अगर x आ रहा है, ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि जो x है उसकी डिग्री हमारे पास यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो जो m फंक्शन है उसके अंदर भी हमारे पास हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, ये मैंने बहुत सिंपल फंक्शन लिखे हैं। अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है और आप उसको एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको क्या चेक करना है कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्स एम प्लस वाई एन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि आपने फोर्थ केस पे आ जाना है। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है, अब ये मिक्स फॉर्म है, यानी कि एक फंक्शन है जो कि एक्स वाई का है और उसके साथ वाई वेरिएबल आ रहा है और उसके साथ डेरिवेटिव भी मौजूद है, प्लस साथ में है एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। इस केस के अंदर एक्स एम माइनस वाई एन जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस के अंदर प्लस था, नॉन होमोजीनियस के अंदर माइनस है। तो आपने ना अब इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, कि यहाँ पे ये एक्स एम प्लस वाई एन था, यहाँ पे ये एक्स एम माइनस वाई एन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके यही होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। जब आपने अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड कर लिया, अब आप अपने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपकी जो गिवन इक्वेशन है, आपने उसके साथ सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड किया, देन आपने अपनी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब मल्टीप्लाई हो गए फिर अब आपने अगेन चेक करना है क्या आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट होगी तो आपने एस फाइंड करना है। एस को अंदर आप क्या करते हैं, आप अपने एम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई को एज अ कांस्टेंट डील करते हैं। देन आपने टी फाइंड करना है। टी कैसे फाइंड करते थे, हम एन फंक्शन को इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू वाई और वो टर्म लेते थे जिसमें एक्स नहीं होता था। फिर हम अपने लास्ट स्टेप में क्या करते थे, हम एस और टी को ऐड करके किसी सी कांस्टेंट के इक्वल लिख देते थे। ठीक है, अच्छा तो अगेन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है, हम क्या क्या कर रहे हैं। नंबर वन, हम नंबर वन पर अपनी इक्वेशन को चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है। ठीक है, नंबर वन पॉइंट क्या है कि हम अपनी इक्वेशन को चेक कर रहे हैं कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, नंबर टू, अगर तो वो एग्जैक्ट नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा नंबर टू पॉइंट हो गया कि अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। नंबर थ्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, अब हम अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी गिवन इक्वेशन से। ठीक है, अच्छा नंबर फोर, जब हमने उसे अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम अगेन चेक करेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, जब हमने अगेन चेक करना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, तो फिर उस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि अब हमारे पास हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट है। अगर तो वो एग्जैक्ट है, ठीक है, एग्जैक्ट है मीन्स के क्या हो रहा होगा हमारे पास कि एम वाई इक्वल आ रहा होगा एन एक्स के। ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा होगा तो हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, एग्जैक्ट हो गई है। ठीक है, तो फिर उस केस के अंदर हमने क्या करना होगा, हमने फाइंड करना होगा एस। अब वो एस कैसे फाइंड करेंगे, उसके अंदर हम इंटीग्रेट करेंगे अपने फंक्शन एम को। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसमें हम क्या करेंगे, वाई को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे।
ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है हमारा है नेक्स्ट स्टेप, कि जब हमने एस फाइंड कर लिया, अब हमने टी फाइंड करना है। ठीक है। टी कैसे फाइंड करना था? हम टी फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे एन फंक्शन को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन अब इसमें आपने याद रखना है कि जो एन फंक्शन है वो फ्री होना चाहिए फ्रॉम एक्स, उसके अंदर एक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब आपने सिक्स स्टेप भी कर लिया, अब आपने करना है अपना सेवन स्टेप, विच इज द लास्ट स्टेप। इसके अंदर आप क्या करेंगे? आप अपने एस को और अपने टी को ऐड कर देंगे और उसमें सम सी के इक्वल रख देंगे। सी इज कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो आपने जो है इन सब पॉइंट्स को याद रखना है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही हमारा मेन पॉइंट है, इसी को हमने याद रखना है और इन्हीं को फॉलो करेंगे तो हमारे पास हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर वन हमें दी हुई है। एग्जाम्पल नंबर वन है वाई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसका फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है एम क्या है। जो भी डी एक्स के साथ होता है वो हमारे पास एम होता है, और जो भी डी वाई के साथ होता है वो हमारे पास एन होता है। ठीक है। अच्छा, ये अब आप लोगों को पता है। ओके। अब आपने एम का सबसे पहला क्या स्टेप है कि आपने चेक करना है कि आपके पास ये एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है। तो हम यही चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं। तो हमने एम आइडेंटिफाई कर लिया। एम का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिसे एम वाई कहते हैं। तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास वन हो जाएगा। फिर आपने एन आइडेंटिफाई करना है। डी वाई के साथ जो भी होता है ना वो एन होता है। एन हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स। अब आपने एन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको आप एन एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी करेक्शन कर लें, ये आपके पास एन एक्स है। ठीक है। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा माइनस पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, और एक्स स्क्वायर के ऊपर आपका पावर रूल लग जाएगा जो कि टू एक्स आ जाएगा। तो टू एक्स वाई से मल्टीप्लाई होकर टू एक्स वाई माइनस वन। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पास एक पार्शियल डेरिवेटिव वन आया और एक टू एक्स वाई माइनस वन। दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। हमने क्या कहा था, अगर हमारे पास हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो हमारी ये जो इक्वेशन दी गई है वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी तो हम फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। एम वाई की वैल्यू वन है, एन एक्स की वैल्यू टू एक्स वाई माइनस वन है। लेकिन दरमियान वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस वन हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखें सिंपल एन है, ये ना हो आप एन एक्स की वैल्यू पुट कर दें टू एक्स वाई माइनस वन। नो, आपने एन की वैल्यू पुट करनी है जो कि ये वाली है एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स, हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वाला वन और ये वाला वन ऐड होके टू हो जाएंगे, तो ये टू माइनस टू एक्स वाई। इन दोनों टर्म्स में एक्स आ रहा है, यहाँ से हम एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, ये एक्स वाई माइनस वन हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस टू कॉमन निकाल लेंगे तो ये एक्स वाई माइनस वन हो जाएगा। अब ऊपर वाला एक्स वाई माइनस वन नीचे वाले एक्स वाई माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, माइनस टू ओवर एक्स। ठीक है। अब आपने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है जो कि ई रेस टू पावर के अंदर पुट करके हम निकालते थे। तो हमारा फॉर्मूला आ गया ई रेस टू पावर इंटीग्रेट पी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास पी ऑफ एक्स हमने निकाला है माइनस टू ओवर एक्स। माइनस टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लॉग एक्स होती है। ठीक है। अब आपको अपनी लॉग की प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, क्या थी लॉग की प्रॉपर्टी, याद है आप लोगों को? ओके, मैं याद करवाती हूँ कि अगर कोई भी कांस्टेंट ए आपके लॉग फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपके पास एक्स की पावर में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि ये जो माइनस टू था ये आपके पास
इस x की पावर में चला जाएगा तो ये x पावर -2 बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर के साथ log आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, तो e और log कैंसिल हो जाएंगे, x रेज़ टू पावर -2 बच जाएगा। हमने अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x पावर -2 वाई डी एक्स प्लस एक्स पावर -2 एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। तो आप जब यहाँ पे इस x पावर -2 को इस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस के अंदर आपके पास इसकी डिग्री है 1, तो -2 प्लस 1 आपके पास -1 बनेगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स रेज टू पावर -2 इंटू वाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स पावर -1 इंटू डी वाई। अब हम इसको अगेन चेक करेंगे। अगर अब आप लोग देखें तो ये वाला हमारा स्टेप हो गया, ये वाला हमारा स्टेप हो गया कि हमने क्या किया कि हमने जो है वो अब चेक किया कि वो एग्जैक्ट नहीं थी। ठीक है, फिर हमने जो है चेक किया कि अ, हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो हमें गिवन था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो हमने निकाला और उसे अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, ये काम हो गया। अब हम इसे अगेन चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं। ओके, अगेन हम इसको चेक करेंगे स्टेप नंबर 3 के अंदर कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। dx के साथ जो भी वैल्यू होती है वो m की वैल्यू होती है। हमने m का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो x वाली टर्म को एज अ कांस्टेंट डील करेंगे, तो डेरिवेटिव y वाली टर्म पे अप्लाई होगा, तो x पावर -2 आ गया। n हमारे पास वो टर्म होती है जो y के साथ dy के साथ होती है, जो कि है y माइनस एक्स पावर -1। n का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब आप n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगी तो y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि हम y को एज अ कांस्टेंट डील करते हैं। और x पावर -1 पे आपका लग जाएगा पावर रूल। तो ये देखिए आपके पास ये पहली टर्म 0 होगी, दरमियान वाला माइनस। पावर रूल क्या था, पावर बेस पावर में से एक माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x पावर -2 हो जाएगा। अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि आपके पास ये भी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x भी आपके पास x पावर -2 आया है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y भी आपके पास x पावर -2 आया है। इसका मतलब है कि आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन चुकी है। ठीक है, अब आपके पास ये काम, आपकी पहली इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं थी, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, उसको मल्टीप्लाई किया, आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। अब आपने s और t फाइंड करने और उन दोनों को ऐड करके c के इक्वल रख देना। स्टेप नंबर 4, s हमारे पास क्या होता है, हमने m को इंटीग्रेट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x। फाइव वाली टर्म को एज अ कांस्टेंट डील करना होता है। m हमारे पास है x रेज टू पावर -2 इंटू वाई। तो हम y वाली टर्म को जब कांस्टेंट डील करेंगे तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन सिर्फ x रेज टू पावर -2 की होगी। और हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो हम जो है क्या कर रहे हैं, पावर रूल लगा रहे हैं। जब हम पावर रूल लगा रहे हैं तो बेसिकली हम पावर के अंदर एक ऐड करेंगे। तो जैसे ही आप -2 के अंदर 1 ऐड करेंगे ये आपके पास -1 बन जाएगा। ठीक है, तो आपने पावर से इसी से डिवाइड करना होता है, यही पावर होती है, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे पावर -1 आ गया, डिवाइड भी -1 से ही किया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में टी फाइंड करना है। टी फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। किसे इंटीग्रेट करते हैं, आप लोग इंटीग्रेट करते हैं एन को विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, और जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करते हैं, आप एक्स वाली टर्म को एज अ कांस्टेंट डील करते हैं। तो अब आपके पास एन यहाँ पे दिया हुआ है वाई माइनस एक्स रेज टू पावर -1। अगर आपको ये दिया हुआ है तो अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को क्लियरली तौर पे नजर आ रहा होगा कि ये जो x पावर -1 है ये x वाली टर्म है। सिर्फ ये y है जिसके अंदर जस्ट y इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने जस्ट y को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू y, पावर रूल लगेगा, पावर में 1 ऐड होगा और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हम s और t को ऐड कर देते हैं।
और सी के इक्वल लिख देते हैं। ऐसा आपके पास है वाई, और ये एक्स पावर -1 नीचे चला जाएगा तो एक्स हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -y/x। ये वाला y²/2 किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल आ गया। मजीद भी अगर आप कोई स्टेप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप 2x से अपनी पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा कि आपके पास बनेगा -2y प्लस xy² विच इज इक्वल्स टू 2cx। ठीक है, अब ये जो 2c है ना, ये कांस्टेंट है। आप इसकी जगह c डैश भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे, इनको हम फॉलो करेंगे। जब हम इनको फॉलो करते रहेंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम जरा एक पीडीएफ स्लाइड की तरफ जाते हैं और वहां से हम अपने कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। एक्सरसाइज 9.5 हमने करनी है। पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल नंबर 1 हमने कर ली थी। एग्जांपल नंबर 2 पर आते हैं। एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है x² - 2x + 2y² इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि जो भी dx के साथ होता है वो आपके पास m होता है, और dy के साथ जो भी टर्म होती है वो आपके पास n होता है। तो सबसे पहला टारगेट है, आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है m का विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का विद रिस्पेक्ट टू x। सो द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज, जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे ये टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि हम एक्स को एज अ कांस्टेंट डील करते हैं। टू भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, इसको भी हम एज अ कांस्टेंट लेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 2y। तो जब आप 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y हो जाएगा। तो m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 4y हो गया। n के अंदर आपके पास एक ही टर्म है 2xy। आप जो y है उसको एज अ कांस्टेंट डील करेंगे। ठीक है, आप 2 को भी एज अ कांस्टेंट डील करेंगे तो ये 2y कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा। तो ये 2y आ गया। अब n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2y है, और m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 4y है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया, इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं होती तो हम उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमने p फाइंड करना है, जो कि हमारे पास जस्ट एक वेरिएबल x पर डिपेंड करना चाहिए। p का फॉर्मूला क्या था, my - nx/n। my आपके पास 4y आया है, nx आपके पास 2y आया है, n आपके पास 2xy था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब आप 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y बचेगा। और डिवीजन में आपके पास 2xy मौजूद है, तो आपके पास 2y से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट आपके पास 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये 2y आपके पास इस 2y से कैंसिल हो जाएगा तो 1/x आ जाएगा। यस, ये सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है तो p ऑफ x आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e की पावर में हम p को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। p ऑफ x आया 1/x। 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, और log और e आपस में एक दूसरे का इन्वर्स है तो जस्ट x बचेगा। ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया, आप इसे अपनी गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x³ आपके पास x² था, x³ बन गया। ये 2x था, 2x² बन गया। ये आपके पास 2y² था, 2xy² बन गया। और ये 2xy था, ये 2x² बन गया। अब ये वाली सारी की सारी वैल्यू आपकी m की है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसको चेक नहीं किया हुआ कि ये एग्जैक्ट है या नहीं, हम चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू आपके पास m की है। जब आप इसके अंदर x m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ये जीरो, और इस पूरी की पूरी टर्म का जब आप डेरिवेटिव लेंगे ये क्या बनेगा, 4xy। ठीक है,
और जो ये 2x² y है, जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये भी आपके पास क्या बनेगा, 4xy। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y किसके इक्वल है, n के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के। तो आपकी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट है तो आपने फाइंड करना है s। s फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, m को इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, y को एज अ कांस्टेंट डील करते थे, x क्यूब इस पे पावर रूल लगेगा, x पावर 4/4, x स्केयर पावर रूल लगेगा, x क्यूब ओवर 3, x इस पे पावर रूल लगेगा, x स्केयर बाय 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। एन के अंदर आप देखें तो जब हमने टी फाइंड करना होता है, हम इस टी को फाइंड करने के लिए एन को इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एन की जस्ट वो वाली टर्म लेते थे जिसके अंदर हमारे पास जस्ट वाई आ रहा हो, एक्स ना आ रहा हो। और इस ये जो टर्म है ये तो वैसे ही एक्स वाई का प्रोडक्ट है, तो जब आपके पास कोई टर्म होगी ही नहीं तो आपके पास टी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपने फाइनल जो होता था उसमें क्या करना था कि आपने एस प्लस टी को किसी सी के इक्वल रखना होता था। ठीक है, जब आप एस प्लस टी को किसी सी के इक्वल रखेंगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और क्योंकि टी तो जीरो है तो आपने फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए 12 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 12c बन गया। तो ये जो आपके पास 12c है, आप इसकी जगह पे सी डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि 12 भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। अच्छा, हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 3। dx के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है m की वैल्यू 1 है। ठीक है, और dy के साथ x बाय वाई माइनस साइन y दिया हुआ है। जब हम y का 1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें या विद रिस्पेक्ट टू y लें, 1 तो है ही कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही जीरो होता है। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और साइन y वैसे ही कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो ये 1/y बना, तो 1/y तो इक्वल है ही नहीं जीरो के, तो आपके पास ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हो। एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। एम वाई आपके पास जीरो है, माइनस 1/y, और एन आपके पास है x/y माइनस साइन। अच्छा, अब ना आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास बनेगा -1/y डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम लेते हैं, विच इज x माइनस y इंटू साइन y ओवर y। ठीक है, तो आपके पास जो ये वाला y है वो इस y से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या टर्म बचेगी, आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी -1/x इंटू एक्स माइनस y इंटू साइन y। अच्छा, अब अगर आप देखें, हमने तो कहा था जो p फंक्शन है वो p फंक्शन जस्ट x पे डिपेंड करना चाहिए। ऐसे ही हमने कहा था ना कि जो हमारा p फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ x पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये x के साथ साथ y पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास इसका मतलब है कि p वाला जो फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो इसमें यूज ही नहीं होगा। तो हम जाएंगे q की तरफ, q की तरफ जाने के लिए, सॉरी, हम जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू y की तरफ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, एन एक्स माइनस एम वाई। अच्छा, एन एक्स आपके पास है 1/y माइनस जीरो, एम आपके पास 1 है। तो यस, दिस इज ओनली डिपेंड ऑन वाई वेरिएबल। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि ई की पावर के अंदर 1/y आएगा, और आपको पता है 1/y की इंटीग्रेशन log y होती है, और ई और log एक दूसरे का रेसिप्रोकल है।
तो सॉरी इनवर्स है, तो आपके पास जो है वो ये खत्म हो जाएगा और जस्ट आपके पास जो है वो y बचेगा। आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी इस गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये क्या बन जाएगी, y dx प्लस x माइनस वाई इंटू साइन वाई। ठीक है, अब आपके पास जो m है वो y है, तो जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पे जब आप n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे ये 1 आ जाएगा। और जब इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। इट्स मीन्स योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगी तो आपने s फाइंड करना है। s फाइंड करने के लिए आप m को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। m की वैल्यू आपके पास y है, तो जब y को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास yx बनेगा। और फिर हमने टी फाइंड करना होता है। टी कैसे फाइंड होता है, टी फाइंड करने के लिए हम एन का वो पार्ट इंटीग्रेट करते हैं जिसमें एक्स नहीं होता। तो ये जो आपके पास पार्ट था इसमें एक्स था, ये खत्म हो जाएगा, जस्ट ये वाला पार्ट बचेगा वाई इंटू साइन वाई। इस पे आप लगाएंगे अपनी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप कैसे लगाते थे, इंटीग्रेशन बाय साइन वाई। आपने लगाना है आइलेट रूल, और आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, कौन सा रूल लगाना है, आइलेट। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आपके पास पहला फंक्शन जो है वो अलजेब्राइक होना चाहिए, दूसरा फंक्शन जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, आपका दूसरा फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की माइनस सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। और आपको पता है कि डेरिवेटिव जब आप लेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू y तो वो 1 ही आएगा। और ओवरऑल की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, y, और साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस y, ये माइनस बाहर का। और जब आप साइन की इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस y, और y का डेरिवेटिव 1, और साथ में dy। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है, माइनस वाई कॉस वाई, माइनस माइनस प्लस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, साइन वाई। तो अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये देखें ये निकला हुआ है वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, अच्छा ये माइनस साइन वाई कैसे हुआ है, साइन की इंटीग्रेशन वाई कॉस वाई, ओके। एक जो नेगेटिव साइन था, देखिए ये जो नेगेटिव साइन है ये ऑलरेडी बाहर मौजूद है। तो जब आप इस नेगेटिव साइन को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने तो पॉजिटिव लिया, तो ये सारी वैल्यू जो है आपकी वही बन जाएगी जो आपका आंसर है। ठीक है, क्या बन जाएगी, वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा हम जाते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है अगर आप लोग देखें तो हमने तीसरी जो फॉर्म की थी, ठीक है, वो तीसरी फॉर्म क्या थी कि अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है फिर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। उस केस में तो आपको एग्जैक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि इंटीग्रेट एग्जैक्ट है भी या नहीं।
ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड ही नहीं करी कि आप चेक करेंगे एग्जैक्ट है या नहीं। आप चेक कर लेंगे क्या ये होमोजीनियस है, ये 2 और ये 1 पावर 3, ये 1 और ये 2 पावर 3, ये भी पावर 3 और ये 2 और ये 1 क्या हो गया 3। इट्स मीन्स योर इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, और हमने कहा था कि अगर हमारी इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उस केस में आपने सबसे पहले चेक करना है कि एक्स एम प्लस वाई एन जीरो के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला टारगेट है। ओके, अब हमने इसी टारगेट को अचीव करना है। हमें पता है dx के साथ जो वैल्यू होती है m, dy के साथ जो वैल्यू होती है वो n। हम इसको एग्जैक्ट नहीं बना रहे। अगर आप एग्जैक्ट बनाने पर आएंगे, आप पहले p फाइंड करेंगे, फिर q फाइंड, p ऑफ x फाइंड करेंगे, फिर p ऑफ y फाइंड करेंगे, उसके बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर आप वो सारे काम करने के लिए जाते हैं तो उस लिहाज से क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, आप चेक करेंगे एग्जैक्ट और नॉट। ठीक है, फिर आप दूसरे स्टेप पे आएंगे, दूसरे स्टेप पे आप चेक करेंगे, अच्छा अगर तो वो एग्जैक्ट नहीं होगी, फिर आप फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने जो फाइंड करना है, ठीक है, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फाइंड करने के अंदर बड़ी चीजें हैं। जैसे कि आपने पहले तो सबसे पहले निकालना है पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स का मतलब है कि जस्ट आपके पास एक्स वाली टर्म्स होनी चाहिए। अगर वो एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तो आप मूव करेंगे पी ऑफ वाई की तरफ। अगर आपके पास यहाँ पे ये जस्ट पी जो है वो वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, देन अपने आप थर्ड क्राइटेरिया पे आएंगे जिसमें आपने कहा था कि ये होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये सारा काम करने से बेहतर है कि मैं आप लोगों से कह रही हूँ आप डायरेक्ट देख लें आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो है उसको एक्स एम प्लस वाई एन वाले क्राइटेरिया पे ले आना है। ठीक है, तो आपके पास जो m की वैल्यू है आप जरा उसे x से मल्टीप्लाई कर लें। हम ये तीन तीन जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं निकालना चाहते। ठीक है, ये जो तीन तीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं हम ये नहीं निकालना चाहते। हम अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें बहुत आराम से हमारा जनरल सोल्यूशन मिल जाए। और जब हम इस तरह का जनरल सोल्यूशन निकालना निकालना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाली जो सारी वैल्यू है ये m की है, ये जो सारी वैल्यू है ये n की है। क्योंकि n के अंदर होता है प्लस तो ये नेगेटिव साइन भी साथ ही इंक्लूड होगा। अब हमारे पास है एक्स एम प्लस वाई एन। तो जब हम इस m के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बनेगा एक्स क्यूब वाई माइनस 2 x स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, और साथ में है प्लस, लेकिन ये टर्म माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये वाई एन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स क्यूब वाई बनेगा। ठीक है, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, तो प्लस ये क्या आ जाएगा 3 x स्क्र। एक्स स्क्र तो नहीं होगा क्योंकि अच्छा एक्स स्क्र और साथ में ये वाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक्स स्क्र वाई हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपने इसको इस तरह से लिख लिया है ना तो ये आपको नजर आ रहा है एक्स क्यूब वाई पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये खत्म हो गए। तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू हम यहाँ पे बताते हैं, वो वैल्यू हमारी बन रही है एक्स स्क्र वाई स्क्र। जब ये वैल्यू बन रही है इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हुआ 1/x स्क्र वाई स्क्र।
ठीक है। तो जो इसके अंदर मेथड लिखा है आप बिल्कुल वो मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने, देखिए अब इन्होंने यही किया हुआ है, पी ऑफ एक्स निकाला हुआ है, पी ऑफ वाई निकाला हुआ है, देन जाके उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है और वो वही निकला है जो आपका निकला है। तो अगर आप मैच कर लें तो ये एक्स स्क्र वाई स्क्र है और आपका भी यही निकला हुआ है। ठीक है। तो ये जो बीच का एक्स्ट्रा काम है आप बेशक ये ना करें। अब आपने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपके पास टर्म आई है ये अब m है, ये आपके पास n। जब आप m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ठीक है, आपको मिलेगा my, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, ये है y पावर -1, ये हो जाएगा -1, क्योंकि आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो आपके पास जो x वाली टर्म है वो एज अ कांस्टेंट डील होगी, तो ये सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से जब आप n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, ठीक है, ये आपके पास है माइनस, ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ये जो y वाली टर्म है इसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये आपके पास बनेगा -y⁻²। इट्स मीन्स योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट। यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट बन जाएगी। अब आप m को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और n को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, एंड दैट टर्म ऑफ n विच इज फ्री फ्रॉम x। तो ये जो 3y−1 था, जब आप इसको जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, y⁻−1 को 1/y लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू log y। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log y³। ठीक है। और ये जो -2 log x है इसको भी लिख सकते हैं log x²। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। आपने जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं इनको जो है वो याद रखना है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है वो दी हुई है, y × xy + 2x² y², x × xy−x² y²। अब ना मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है। किस फॉर्म में थी? अगर हमारे पास हो y × f(x, y), ठीक है, और प्लस x × g(x, y), साथ में dy और dx पे लिखा हुआ। अगर इस फॉर्म की आपकी इक्वेशन है, जैसे कि हमें नजर आ रहा है इसी फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है, उस केस के अंदर आपने चेक करना है कि xm−yn 0 है या नहीं। ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अच्छा, अब ना आपने क्या किया, आपने चेक किया सबसे पहले नंबर पे, ये आपके पास फंक्शन था, लेकिन ये पूरा तो m ही है ना, ये पूरा तो n ही है। अच्छा, आपने क्या करना है, m को, वही है कि आप तीन तीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। उन तीन तीन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से बेहतर है कि आप xm−yn निकाल लें, और उसके बाद आप क्या करें कि आप जो है वो चेक कर लें कि वो 0 के इक्वल है या नहीं, क्योंकि ना ये x पे डिपेंड करेगा, ना ये y पे डिपेंड करेगा, और ना ही ये इक्वेशन आपकी होमोजीनियस है। तो आपने क्या किया कि आपने xm−yn निकाल, चले निकालते हैं। अच्छा, जब आप क्या करेंगे, ये सारा का सारा आपको m दिया हुआ है, जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा x² y² +2x³ y³ ठीक है, एक y तो उसने ऑलरेडी कॉमन निकाला हुआ है ना, तो 2x³ y³।
फिर हम इसमें से माइनस कर रहे हैं वाई एन को, तो ये दोबारा जब मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ठीक है, और दरमियान में ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होगा आपके पास, ये एक्स स्क्र वाई स्क्र इस एक्स स्क्र वाई स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, और आपकी टर्म क्या बनेगी, 3x³ y³। अच्छा, अब आप जरा चेक कर लें नीचे जाकर कि क्या आपकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही बना है 1/x³, 3x³ y³। यस, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमने अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बिल्कुल ठीक निकाला है, जो कि यहाँ पे हमें दिया गया था। अब आपने इसे अपनी गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज योर m एंड दिस इज योर n। अब आपने चेक करना है कि क्या m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास जो आता है वही n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आता है। ये जो एक्स्ट्रा काम है ना, ये आप बेशक ना करें, मुझे इस पे इतराज नहीं है, लेकिन आपने ये चेक करना है कि जब अगेन आपने मल्टीप्लाई किया, क्या ये एग्जैक्ट बने या नहीं बने। 1/y को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो जो 1/y है, इसको आप लिख सकते हैं y⁻⁻1। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा -1/x² y²। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास है n, ये क्या है, 1/x y²। ये तो आपके पास देखे ना, ये जो विद रिस्पेक्ट टू y आप जब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये टर्म जीरो, विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये टर्म जीरो। अच्छा, इसी तरह से आपके पास था 1/x, तो 1/x को आप लिख सकते हैं x⁻⁻1। जब आप n को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो -1/2 लगते हुए यहाँ आ जाएगा। y² वैसे ही कांस्टेंट है, क्योंकि अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y को एज अ कांस्टेंट डील करते हैं। तो अब हमें नजर आया कि हमारी जो इक्वेशन है, यस, ये वाकई ही हमारी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो अब आपने फाइंड करना है s। एस कैसे फाइंड करेंगे, एस फाइंड करने के लिए हमारे पास m होता है, जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, y को हम एज अ कांस्टेंट डील करते हैं। यहाँ पे ये y−1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इस पे पावर रूल लगेगा, -2 + 1 -1, 2/x की इंटीग्रेशन 2 log x होगी। आप चाहें तो इस 2 को यहाँ स्टार्ट में भी लेकर आ सकते हैं, आप लिख सकते हैं log x⁻²। ठीक है, और ये -1/y, ये देखें, ये -1/y सिर्फ यही टर्म है जिसके अंदर x नहीं है। जब आप -1/y को इंटीग्रेट करेंगे -log y आएगा। अगर आपको ये बुरा लगता है, आप इसको log y⁻1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको log 1/y भी लिख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे आंसर है आपका वही आंसर हो, तो ये जो सारा का सारा है इसको आप लिख सकते हैं log x² -1/xy प्लस log 1/y इक्वल्स टू c। ठीक है, और अब हमें पता है कि जो log की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उस प्रॉपर्टी को यूज करें, ये बनेगा log x² over y
-1/(x, y) =c। ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक अगर आपको एग्जांपल्स में से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछा करें। पूछेंगे तो आप लोगों को आएगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।